एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आज हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये 12th में फिजिक्स के अंदर भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में तो कोई इसका जवाब ही नहीं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको ढंग से देखिएगा, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पहले समझ लो, इसने क्या करा। सबसे पहले यहाँ से बम्बार्डिंग करवाई अल्फा पार्टिकल। जैसी बम्बार्डिंग करवाई तो यहाँ गोल्ड फॉइल रखी हुई जो एक्सट्रीमली थिन होती है। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन जो पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल वो ऐसे डेविएट हो गए स्क्रीन के ऊपर। ये क्या है? ये गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। और ये अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग किसके ऊपर कराई? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो पार्टिकल जो थे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हाइपरबोलिक पाथ में जो डेविएट हो गए, ये कहलाता है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको अगर ढंग से समझें, ऐसे देखिए, ये एक गोल्ड फॉइल है, उसका ये एटम। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। और ध्यान रख लें, ये नहीं है कोई भी अल्फा पार्टिकल कहीं से भी ले लिया। अल्फा पार्टिकल जो लिया जाता है वो बहुत फास्ट होता है, पोलोनियम से निकलने वाला, है ना। उसकी स्पीड जो होती है अल्फा पार्टिकल की, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया ये? पोलोनियम से। इसकी कराई है बम्बार्डिंग। और गोल्ड फॉइल के ऊपर क्यों कराया? क्योंकि ये एक्सट्रीमली थिन होता है, ये इसका डायमीटर होता है ना। तो वेरी फास्ट पार्टिकल का गोल्ड फॉइल पे रिएक्शन कराया जो एक्सट्रीमली थिन है। तो क्या क्या रिजल्ट देखे, देखो, ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए। तो अगर आप किसी चीज में कोई चीज पास कराएं और सीधे निकल जाए अनडेविएटेड पाथ, तो आप क्या कहेंगे? इसके अंदर वो चीज होलो है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ऐसा बताया थॉमसन ने, है ना, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। तो ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए जो न्यूक्लियस से दूर। फिर उसने क्या देखा कि 20,000 पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई तो मात्र एक पार्टिकल ऐसा था जो पाथ को रिट्रेस कर रिबाउंड बैक। तो आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ओनली वन पार्टिकल रिबाउंड बैक, दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं बैक स्कैटर। तो बिल्कुल जो मिड में से जा रहा था वो लौटे आया उसी पे। क्यों? अल्फा पे चार्ज होता पॉजिटिव, यहाँ भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो रिपल्शन हो रहा हो। तो उससे मालूम पड़ गया यहाँ कोई डेंस चीज है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। बाद में इसका नाम न्यूक्लियस पड़ गया। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूक्लियस के पास से पार्टिकल गुजरे, ऐसे वो जाने तो ऐसे चाहिए थे, लेकिन ये हाइपरबोलिक पाथ बनाते हुए थीटा एंगल पे स्कैटर्ड। थोड़ा सा दूर बनाते हैं। यूं जाना चाहिए, लेकिन यूं जाने की बजाय क्या करा इन्होंने, हाइपरबोलिक पाथ में थीटा एंगल पर स्कैटर्ड। तो ये तो इसका रफ फिगर था, ये ओरिजिनल फिगर है ना। मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए अनडेविएटेड पाथ, जिससे मालूम पड़ा इसका मैक्सिमम पार्ट जो एटम का है वो हॉलो है ना। और 20,000 पार्टिकल में से मात्र एक पार्टिकल है जो उसी एंगल पे 180 पे लौटा है। इसको बैक स्कैटर के। तो इसको आप बना लीजिए, फिर इसके मेन मेन पॉइंट हम लिखते हैं। बना लीजिए। देखिए, अब ये पॉइंट मैंने आपके लिए पहले से इसलिए लिख दिए जिससे आपका समय खराब ना हो, है ना।
इसमें ये है कि हम ये जानना चाह रहे थे रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड बम्बार्डेड वेरी फास्ट, है ना, कितनी फास्ट स्पीड होनी चाहिए अल्फा पार्टिकल की, और यह कहाँ से मिलती है आपको बताई गई थी पोलोनियम से, ऑन एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। अब ये यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं था, मीटर था। गोल्ड फॉइल का जो डायमीटर है बहुत कम होता है, वह एक्सट्रीमली थिन, उसके ऊपर उसने बम्बार्डिंग कराई अल्फा पार्टिकल। तो उसने क्या रिजल्ट प्राप्त करे वो देखिए। पहला मैंने आपको बताया था ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं 0 डिग्री। इससे रदरफोर्ड ने ये मालूम किया कि भाई ज्यादा एटम का हिस्सा जो है हॉलो होता है ना, सॉलिड नहीं होता एटम, हॉलो होता है। और ये किसने मालूम करके दिया था हमें? थॉमसन। दूसरा है ज्यादातर पार्टिकल क्या हो रहे थे? स्कैटर भी हो रहे थे, मतलब एंगल पे मुड़ जा रहे थे डिफरेंट डायरेक्शन में। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ऑन हाइपरबोलिक पाथ। तो अभी आपको बताया गया था यहाँ पर कि जो पार्टिकल यहाँ जा रहे थे गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो सीधे जाने की बजाय क्या कर रहे थे? हाइपरबोलिक पाथ में मुड़ जा रहे एट अ सर्टेन एंगल। तो ज्यादातर पार्टिकल क्या होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस, और ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज भी पॉजिटिव और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव। तो इनमें रिपल्सिव फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से एंगल डेविएट हो जाता है यहाँ से पाथ से, है ना, एट अ सर्टेन एंगल। तो उसने इससे बताया कि इसके बीच में कोई चीज यहाँ जरूर रखी है डेंस, जिस पर सेम चार्ज है पॉजिटिव और अल्फा वेल, तभी तो ये रिपेल हो रहा है यहाँ से, है ना। तो ये इसने बताया, तो इसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस रख दिया। ये एन और थीटा में रिलेशन होता है। एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। और थीटा कहलाता है जिस एंगल पे ये मुड़ गए, एंगल ऑफ स्कैटर। इससे निकलते हैं न्यूमेरिकल। देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा एन कम होते जाएंगे। तो आपने देखा होगा, अभी बताया था मैंने बैक स्कैटरिंग कि 180 डिग्री पे मात्र एक पार्टिकल स्कैटर हो रहा है, और 0 डिग्री पे मैक्सिमम। एंगल कम है तो एन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो मुड़ने वाले हैं वो ज्यादा होंगे। एंगल बढ़ता जाएगा, इनकी संख्या कम होती जाएगी। ये फार्मूला हमें बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट लिखने के बाद इस फार्मूले को 2 बार डिवाइड कर देंगे। देखिए, तो हमने रिलेशन अभी अभी ये लिखा है, इसको 2 बार डिवाइड कर दीजिए। तो n1/n2 आ जाएगा साइन टू द पावर, इनवर्सली है ना, तो इसका 1 ऊपर है तो नीचे 1 आएगा। इससे न्यूमेरिकल निकलते हैं। देखो इनवर्सली का क्या मतलब होता है, इसका 1 ऊपर है तो इसका 1 नीचे। जैसे एक एग्जाम्पल ले, कोई कहे आपसे कि थीटा शुरू में जो एंगल है जिसपे स्कैटर हो रहे हैं, मान लो वो 90 डिग्री, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल 50। अगर एंगल 60 डिग्री हो जाए तो बताओ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कितने होंगे? इस फार्मूले में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। n1 कितना है शुरू में? 50। n2 कैलकुलेट करना है। पहले एंगल 90 था, 90/2, और बाद में कितना है? 60 है, 60/2। अब sin 30 की वैल्यू आप जानते ही, और sin 45 की भी जानते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इससे ही √1 कट जाएगा, और रूट का आप √2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। n2 आपके पास आ जाएगा कितना? हो गया क्लियर? लिख लें।
गए यहाँ तक। अब देखिएगा थर्ड पॉइंट। आपको ये बताया था कि ये गोल्ड फॉइल, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे निकल गए 0 डिग्री, है ना। बहुत सारे पार्टिकल डेविएट हो गए एट अ सर्टेन एंगल, लेकिन एक पार्टिकल 20,000 पार्टिकल में से ऐसा था जो रिबाउंड बैक 180 डिग्री पे लौट आया। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ओनली वन पार्टिकल रिबाउंड बैक, इसमें से आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, मतलब इतने सारे पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई तो एक उसमें से केवल एक पार्टिकल था जो अल्फा वापस लौटा है। एफिशिएंसी देख लो कितनी कम है ना। इसको बोलते हैं बैक स्कैटर। तो इससे क्या बताया इसने कि भाई जहां से अल्फा गया और बिल्कुल सामने पॉजिटिव चार्ज, तो जबरदस्त रिपल्शन होगा, है ना। तो इसके लिए लिख लें, इसने क्या बताया, फॉर इट he said the size of the nucleus 10 to the power minus 4 times than that of atom। मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, लगभग 10,000 गुना छोटा होता है एटम से। तो जो साइज है एटम का वो होता है इतना। ये पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। और ये साइज होता है न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस लगभग 10,000 टाइम्स जो है छोटा होता है इससे। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी मतलब जानते हो वॉल्यूम के इनवर्सली होती है, साइज कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। तो कितने केजी पर मीटर क्यूब होती है किसकी, न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें एटम की तो वो होती है 10 to the power 3। तो ये डाटा आपको याद रखनी। अब आता रेडियस का एटॉमिक वेट से क्या रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर इक्वल टू होता है 1.3 10 to the power -15 A⁻1। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनते हैं, ये आंसर एंगस्ट्रॉम में। तो आर और ए में क्या रिलेशन है देख लीजिएगा, यहाँ लिखते हैं आर का ए से रिलेशन एटॉमिक वेट से ये होता है। तो इसको आप 2 बार डिवाइड कर दीजिए, इस पे न्यूमेरिकल बन जाता है ना। आपसे कोई कहेगा हीलियम का जो रेडियस है वो है साहब 2 एंगस्ट्रॉम, वैसे ही बना दिया है। तो नियॉन का बताना रेडियस कितना हो, कंपेयरिंग करा सकता। तो इसका एटॉमिक वेट मुझे मालूम है 4 होता है, इसका 20 होता है। यहाँ 4 रख दो, यहाँ 20, R1 गिवन है, R2 निकाल लो। अच्छा अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो ये आ जाएगा। और आपको मालूम ही है जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है। तो V का R से क्या रिलेशन, तो मैं क्या इसकी जगह V लिख दूं। तो वॉल्यूम का इस एटॉमिक वेट से रिलेशन आ गया, ऐसे रिलेशन निकाल लेते हैं। कोई वॉल्यूम का सवाल आ जाए, एटम का वॉल्यूम है, एटॉमिक वेट से ये रिलेशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये ध्यान रखना है। ये कहाँ से आया है, इस फार्मूले से। ये फार्मूला रेडीमेड लिख लो, आर है रेडियस ऑफ द एटम और ये होता है एटॉमिक वेट। थर्ड पॉइंट
लिख लें, फिर मैं फोर्थ बताता हूँ आपको। देखिए फोर्थ पॉइंट समझ लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा देंगे तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के कितने पास पहुंच पाए। फोर्थ है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या इसको इफेक्टिव साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी कहते हैं, ऑफ द न्यूक्लियस। हेडिंग डाल दी, ठीक है। देखिए ये मेरे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस, यहां से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये यहाँ के बाद लौटा है, इसको आप बैक स्कैटरिंग कहते हैं। तो वो पूछ रहा है आपसे कि ये कितना डिस्टेंस आर नॉट, मतलब ये अल्फा पार्टिकल कितनी फास्ट तक पहुंच पाया इसके, तो रिपल्शन की वजह से लौट जाए। तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जब ये भाग रहा था अल्फा पार्टिकल, कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। और जब यहाँ जाके रुक गया तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, जेड, और अल्फा पे क्या होता है, 2। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, आर नॉट। इसको आप आर नॉट निकाल लीजिएगा इससे, यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, इसको भी ले लो 2 को, 36 ZE² ओवर mv²। तो इसे रटना नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देनी है कि जब ये भाग रहा था तो काइनेटिक थी, और जब यहाँ जाके रुका फॉर अ मोमेंट फिर मुड़ गया, उस समय क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या फार्मूला होता है, ये Q1 Q2 ओवर आर। इससे आप आर नॉट निकाल लीजिए, ठीक। इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितनी पास तक पहुंच पा रहे। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इसके ड्रॉबैक्स क्या है। देखिए रदरफोर्ड जो है वो फेल क्यों हो गया, तभी तो इसके बाद बोर्स पोस्टुलेट आपको पढ़ाएगा, है ना। तो ड्रॉबैक्स क्या है इसके, तो पहला तो ये था कि ये हमें ये नहीं बता पाया कि स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। ये कह रहा था क्या, सुनिए, ये कह रहा था, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है पहले हायर शेल में रिवॉल्व करता रहता है, यहाँ घूम रहा है ना। एक साइंटिस्ट हुए क्लार्क मैक्सवेल, तो उसकी एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स की थ्योरी आती है। वो ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी को धीरे 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 रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट की फॉर्म में। तो आप बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है और एनर्जी धीरे धीरे रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो इस वाले शेल में आ जाएगा। फिर इसमें घूम रहा है, फिर एनर्जी रेडिएट करेगा, यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में कहाँ गिर पड़ेगा, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के गिरने का मतलब होता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर, दुनिया का विनाश हो जाएगा। हुआ, नहीं हुआ, रदरफोर्ड फेल हो गए। तो ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। तो पहला यही है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, या एटम ही ले लो, है ना।
इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a higher orbit radiating energy in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट बोल। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर क्लास में घूम रहा होता है, घूमते समय अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहता है। ठीक है ना, ये था मुख्य कारण इसका। दूसरा क्या बात था कि ये जब लगातार घूम रहा है और एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है ना, कौन सी वेव की ओर, तो सारे कलर हमें मिलने चाहिए थे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं अगर लगातार लाइट फेंक रहा है, हमें मिलना चाहिए जब ये लगातार कंटिन्यूअसली घूमता जा रहा है और लाइट रेडिएट कर रहा है, तो हमको स्पेक्ट्रम में सारे कलर दिखाई देने चाहिए, मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विव की ओर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या देखा, कुछ डिस्क्रीट लाइन, कुछ पतली पतली लाइनें ही बस हमें दिखाई दे रही, कलरफुल लाइन नहीं दिखाई दे रही है ना। तो उसे कहते हैं, आप पढ़ोगे आगे, लाइन स्पेक्ट्रम। वो दिखाई दे रहा था, जबकि दिखाई देना चाहिए था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जब लगातार लाइट रेडिएट कर रहा है। तो ये भी ये नहीं बता पाया। तो ये थे दो मुख्य कारण जिसकी वजह से ये फेल हो गया। तो इसको लिख लो, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। आप लिख ली, लिख लो, पहला तो लिख ही लिया आपने। लिख, इफ द इलेक्ट्रॉन radiates energy continuously, जब लगातार लाइट फेंक रहा है ये, तो क्या मिलना चाहिए आप, तो shows continuous spectrum, that is violet to red color, but it is not shown। पर ऐसा नहीं दिखाई, it shows only some discrete light, है ना, इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये दिखाई दी, जबकि कंटिन्यूअसली जब ये लाइट एमिट कर रहा था तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, सारे कलर मिलने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। क्या मिला, केवल कुछ डिस्क्रीट लाइन हमें मिली, है ना, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये फेल हो गया। तो ये हैं इसके दो ड्रॉबैक्स, लिख लीजिएगा। अब मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एकदम रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसको स्टिल करके 2-3 बार पढ़ें और लिख के देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।